कहते हैं कि बिहार की मिट्टी में कण कण में राजनीति समाई हुई है और जब बात करते हैं किसी खास पार्टिकुलर क्षेत्र की तो बिहार से उसे अलग आप कैसे कर सकते हैं। बिहार और बिहार की राजधानी पटना से सटे मगध क्षेत्र में इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदलाव लेकर के आने वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि मगध में अब लोगों की भावनाएं उमड़ घुमड़ कर बाहर आ रही हैं और मगध की मिट्टी में तो आपको पता है कि जरासंध जैसे योद्धा हुए। उस मिट्टी में राजनीति पलती बढ़ती और सयानी होती है। इन सब के बीच में जो मगध की नई राजनीतिक धारा उत्पन्न हुई है उसने अपने हक हुकूक के लिए अब संघर्ष शुरू कर दिया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आने वाले चुनाव में अपनी उपयोगिता और मगध को बदलने की कवायद में लग गए हैं। कई लोगों की बातें हमने आपको भारत लाइव के माध्यम से सुनाई। हमने प्रयास भी किया कि हम जानें कि इसके तह में क्या है। तो निश्चित रूप से इसके तह में जाने के लिए और मगध को समझने के लिए, क्योंकि मगध ने एक से एक योद्धा दिए हैं, एक से एक वीर दिए हैं। मगध ने मुख्यमंत्री भी दिए हैं। जीतन राम मांझी की बात करें तो वो उसी क्षेत्र से आते हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। भले ही एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री उनको आप कह लीजिए, पर कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता और मगध के नाम से उन्होंने अपने आप को स्थापित जरूर किया है। डॉक्टर प्रेम कुमार लंबे समय से 6-7 बार से जीतते आ रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। लगातार पिछले 15 वर्षों से उनकी राजनीति में धाक है। 2015 में तो उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक माना जा रहा था। पर मगध की बात करें तो मगध के लोगों का कहना है कि मगध जो पिछड़ेपन का दंश झेल रहा था आज भी वहीं खड़ा है। हम आंकड़ों के हिसाब से यदि बात करते हैं तो 2020 से लेकर के आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले मगध की क्या स्थिति थी, कितना बदलाव हुआ है, ये आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा। और मगध के लोगों की तिलमिलाहट, अपने आप में बदलाव लाने की जो बातें हैं वो भी आपको समझ में आने लगेगी। जब बात करते हैं हम बदलाव की तो सबसे पहला बदलाव 2015 में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मगध कांग्रेस के साथ चला। जब जरूरत महसूस हुई तो एक धारा आई जेपी आंदोलन की। उस आंदोलन के साथ अपने आप को पूरी तरह से इस मिट्टी ने समाहित कर लिया, घुल मिल दिया और लालू युग का शुरुआत हुआ। लेकिन वो 15 साल भी मगध के विकास को वो पंख नहीं दे पाया। उसी पंख के इंतजार में 2015 में मगध के लोगों ने एक बार फिर से मगध के सटे जिले से आने वाले नीतीश कुमार को अपना सिरमौर बनाया, भरोसा किया और एक नई शुरुआत हुई। बदलाव की वो शुरुआत थी जिसमें 2005 में जो आंकड़े हमें मिले हैं उन आंकड़ों के हिसाब से जेडीयू दूसरे स्थान पर रही थी, आरजेडी को पहला स्थान मिला था और वर्चस्व आरजेडी का अक्सर रहा है इस क्षेत्र में। कमोबेश अगर कुछ क्षणों की बात करें, कुछ चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं आरजेडी हमेशा डोमिनेट करती रही है। 2010 की स्थिति और 2005 की स्थितियों में बहुत सारा अंतर आ गया था। 2005 में एक प्रयोग था जिसे नीतीश कुमार के रूप में बिहार की जनता के साथ साथ मगध की जनता ने भी स्वीकार किया था। मगध के क्षेत्र में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल, ये 5 जिले आते हैं और ये 5 पांडव मिलकर बिहार की राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बनाते हैं। लगभग 26 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर यहाँ के लोग अपनी उपयोगिता और प्रामाणिकता बरकरार रखते हैं। अब इन सब बातों की बात करें तो 2005 में हमने बताया कि जहां नीतीश कुमार को आंशिक साथ क्षेत्र ने दिया था, वहीं 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार के किए गए कार्यों और बदलाव की आस में पूरा समर्थन मिला था। 2010 में नीतीश कुमार पहले स्थान पर चले गए थे और उन्होंने 16 सीटें मगध की जीती थी, 26 में से 16। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत थी। इतना ही नहीं, उनके साथ खड़े बीजेपी को भी दूसरे स्थान पर जगह मिला था और आरजेडी
जो लगातार डोमिनेट करती आ रही थी, उसे एक सीट पे सिमटना पड़ा था। एकमात्र बेलागंज की सीट उसने जीता था। आगे की बात करें तो 2015 में फिर से एक बार मौसम बदला, विचार बदला और नीतीश कुमार पर ही भरोसा करते हुए महागठबंधन को एक बार फिर से 26 में से लगभग अधिकांश सीटें देकर के इस क्षेत्र की जनता, मगध की जनता ने एक बार फिर से अपने आप को सत्ता और बदलाव के लिए तैयार किया। जहां आरजेडी को 26 में से 10 सीटें मिली थी, वहीं जेडीयू को 6 सीटें मिली थी। हालांकि 10 सीटों का नुकसान था, लेकिन वो 10 सीटें कहीं ना कहीं आरजेडी को चली गई थी और आरजेडी फिर से एक बार 2005 तक जो फ्रेम में थी, वो फ्रेम में फिर से आ गई। इस क्षेत्र की जनता में जो पिछड़ापन है, कई तरह के नक्सली क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के जलवायु में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पहाड़ भी है और पत्थर भी है, इसके साथ साथ खेत खलिहान हैं और इसी पर यह पूरा क्षेत्र आधारित रहता है। किसानों की स्थिति को लेकर के अगर बात करें तो इसी क्षेत्र से आते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो बिहार के कृषि और पशुपालन मंत्री भी हैं। मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन मंत्री के रूप में इस क्षेत्र को क्या कुछ मिला, कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये चीज़ें निश्चित रूप से आंकड़ों की हो सकती हैं, पर ज़मीनी बात करें तो आज भी विकास के इंतज़ार में खड़ा ये क्षेत्र अपने उस नेता का इंतज़ार कर रहा है जो आए और बदलाव लेकर के आए। 2020 में परिस्थितियां बहुत बदली हैं। इन परिस्थितियों में जहां आपने देखा होगा कि 2005 से लेकर 2020 तक की अब ये यात्रा जो है, इस यात्रा में 3 चुनाव, 5, 10 और 15 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये पूरा मगध क्षेत्र 2 लोगों पर निर्भर रहा है। एक नीतीश कुमार और दूसरे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी और जेडीयू को पूरा समर्थन दिया है। अब इस बार स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ लालू प्रसाद की टीम पूरा दावा कर रही है कि हम पूरे रॉ में, पूरे समर्थन के साथ बिहार की जनता हमें सत्ता में लाएगी, वहीं नीतीश कुमार भी कमोबेश यही दावा कर रहे हैं कि एक अवसर उन्हें और चाहिए, क्योंकि बिहार के बदलाव की सारी तैयारियां वो कर चुके हैं। सिर्फ अब छत ढालना बाकी रह गया है। ज़मीन तो उन्होंने तैयार कर दिया है, पूरा मकान बना दिया है। विकास में सिर्फ छत की ज़रूरत है और छत इन 5 साल में वो पूरा कर लेंगे, जिससे बिहार में रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, किसानों की स्थिति सुधर जाएगी, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे। 15 साल में जो नहीं हुए वो सारे काम 5 साल में करने का वादा करते हैं। लेकिन कैसे होगा? एक तरफ जहां जीतन राम मांझी उनके साथ होते हुए भी कई सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार इस मगध क्षेत्र पर अपना आधिपत्य और प्रभुत्व जमाना चाहती है। सीटों को लेकर के बहुत झमेले हो रहे हैं। इन झमेलों में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जदयू के आज भी विधायक हैं, लेकिन उस पर दावा जीतन राम मांझी का है, जो नीतीश कुमार के साथ उनके जरिए, उनके कंधे पर सवार होकर एनडीए में प्रवेश करना चाहते हैं। अभी तक उनकी पूरी तरह से एंट्री तो नहीं हुई है, पर सीटों के माध्यम से वो फिर एक बार इस मगध क्षेत्र में परिवर्तन के लिए, विकास के लिए और नीतीश कुमार के कंधे पर विकास को लाने के लिए, मोदी के विकास के उस पूरे एजेंडे को मगध में स्थापित करने के लिए एनडीए में चले गए हैं। देखना यह होगा कि क्या कुछ समझौते के तहत सीटें प्राप्त होती हैं। एक बात तो तय नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार का मुकाबला सीधे तौर पे आरजेडी से हो, यानी कि चचा और भतीजा का आमना सामना हो, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिले और जो सीटें इन दोनों से बच जाती हैं वो शेष सीटें वो अपने खाते में रखें। देखने वाली बात यह होगी कि चचा भतीजा पर कैसे भारी पड़ते हैं मांझी और मोदी, क्योंकि मांझी नजर तो आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, पर जिस तरह से नीतीश कुमार के सीटों पर उन्होंने उंगली रख के कहा है ये सीट हम लड़ेंगे, बहुत सारी बातें कह रही हैं। बिहार के राजनीति में कुछ भी संभव है और जीतन राम मांझी जब एनडीए में हैं, उन्होंने कह दिया है तो निश्चित रूप से वो टेकारी की सीट हो या फिर जहानाबाद के और भी सीटें हो, बाराचट्टी की सीट हो या फिर मखदूमपुर की सीट हो या उनकी अपनी परंपरागत इमामगंज की सीट हो, ये सारी सीटों पर
वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखना होगा कितनी सीटें उन्हें मिलती हैं और नीतीश कुमार क्या उनके लिए अपनी सीटें छोड़ते हैं। वो नीतीश कुमार जो हमेशा दूसरे से त्याग करा करके अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता साबित करते रहे हैं, क्या वो जीतन राम मांझी के लिए सीटें छोड़ेंगे? इस बार के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, हमारी सर्वे टीम है जो सर्वे करके ला रही है, वो यही कह रहे हैं कि चचा भतीजा पर इस बार कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का मांझी और मोदी का प्लान सक्सेस होता नजर आ रहा है। और इस सक्सेस स्टोरी में भारतीय जनता पार्टी और मांझी कितनी सीटें अपने हिस्से में ले आते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। अगर आपके पास हल है या कोई समाधान नजर आता है या आपका इस पर कोई विचार है, अगर आप मगध क्षेत्र से हैं तो अपना विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे क्षत्रप हैं जो इस बार मगध को बदलने का शुरुआत कर चुके हैं। इसमें कई ऐसे नाम हैं, उन नामों की भी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। पर इतना तय है कि अगर आपके नज़र में भी ऐसे कोई हैं जो मगध को बदल सकते हैं तो आप उनका नाम जरूर बताएं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनके विचार लेंगे और आपके विचार भी हमें चाहिए। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।